की संरचना एवं कार्य। इसमें कल आप लोगों को बताया जा चुका है कि पौधे जो है विभिन्न आकार के होते हैं, कुछ बड़े आकार के होते हैं तो कुछ छोटे आकार के होते हैं तो कुछ मध्यम आकार के होते हैं। घास की तरह भी पौधे पाए जाते हैं। पौधे का ही एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे फूल के नाम से जाना जाता है। ये विशेष प्रकार का अंग किसी भी पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि इसी फूल के द्वारा जो है फल बनते हैं और फल से जो है बीज की प्राप्ति होती है, जिससे इस पृथ्वी पर पौधे का अस्तित्व कायम रहता है कि नहीं। पौधे में जो है फूल होते हैं और उस फूल के सबसे निचले भाग को जो है वृंत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वृंत। इसे दूसरे शब्दों में हम डंठल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसी डंठल के ऊपर जो है एक चपटे थैली की आकार की रचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है? पुष्पासन के नाम से जाना। इसी पुष्पासन के ऊपर कोई भी फूल टिका हुआ रहता है। इस पुष्पासन के ऊपर जो है फूल जो है चार चक्रों में, चार विशेष चक्रों में व्यवस्थित ढंग से होते हैं, जिसे बाह्य दल, दलपत्र, परागकोश यानी पुंकेसर और जलांश के नाम से जाना, ठीक है जी। यानी किसी भी फूल के कितने मुख्य भाग होते हैं? चार मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला हुआ बाह्य दल, दूसरा हुआ दलपत्र, तीसरा हुआ पुंकेसर और चौथा हुआ पुंकेसर, ठीक है। इसी पुंकेसर को उमंग के नाम से भी जाना, किस नाम से जाना जाता है? उमंग। और स्त्रीकेसर को जयांत के नाम से जाना। ये किसी भी फूल का नर भाग होता है और जयांत जो है किसी भी फूल का मादा भाग होता है, ठीक है जी। परागण की क्रिया के द्वारा जो है फूल में जो है निषेचन होता है और इसी से जो है फल बनते हैं और उसी फल से जो है बीज की प्राप्ति होती है, जिससे अन्य दूसरे पौधे जो है फूल के मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फूल के विभिन्न भागों के बारे में। तो सबसे पहला भाग वृंत होता है। इसी वृंत या डंठल के द्वारा जो है कोई भी फूल तने के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है जी। इसी वृंत के माध्यम से जो है कोई फूल कहाँ जुड़े रहते हैं? तने से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अगला है पुष्पासन। पुष्पासन वृंत के सिरे पर स्थित एक चपटा भाग होता है। यह जो है फूल के अन्य भाग को एक साथ जो है व्यवस्थित रखने का कार्य करता है। अगला है बाह्य दल। यह फूल का सबसे बाहरी चक्र होता है, जो प्रायः हरे कलर की होती है। उसमें हरा या थोड़ा सा जो है हल्का पीलापन भी पाया जाता है। तो यह जो है फूल को जो है रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। फूल की रक्षा भी करता है कौन? बाह्य दल, है कि नहीं। एक बंद, ये बंद पहले शुरुआती दौर में फूल में जो है जब फूल की कली होती है तो ये पूर्ण रूप से कैसे होते हैं? ऐसे बंद होते हैं। जैसे जैसे फूल में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे इसका मुंह जो है क्या होता है? झुका जाता है और ये फूल करके जो है लास्ट में क्या हो जाते हैं? नीचे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है ना, और फूल निकल जाता है। तो ये रक्षा करने का कार्य करता है कौन? बाह्य दल। अगला है दलपत्र। ये प्रायः रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। इसी रचना से जो है फूल की खूबसूरती आती है। कोई भी फूल अगर सुंदर दिखता है तो दलपत्र या दलपुंज के कारण ही होता है, ठीक है ना। और ये सभी जो है पुष्पासन के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद जो है अगला है पुंकेसर या पुमंग, जो फूल का नर भाग है। इस पुमंग में परागकोश होते हैं। पुमंग में जो है एक तंतु होते हैं। यह तंतु जो है किसके साथ जुड़े रहते हैं? अंडाशय के साथ जुड़े रहते हैं और इस तंतु के ऊपर जो है परागकोश होते हैं। इस परागकोश में असंख्य, यानी जिसकी कोई संख्या नहीं है, असंख्य जो है परागकण उपस्थित, ठीक है जी। अगला है जयांग। अगला क्या है? जयांग जो है
यह फूल का स्त्री केसर होता है, मादा जनन भाग होता है। इसमें जो है यह भी एक लंबे तंतु के समान होते हैं, जिसका निचला सिरा अंडाशय के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए। किसके साथ जुड़े रहते हैं, अंडाशय के साथ। और इसके सबसे ऊपरी सिरे पर वर्तिकाग्र होते हैं। सबसे ऊपरी सिरे पर क्या होता है, वर्तिकाग्र होते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत। और बीच वाले भाग को जो है वर्तिका के नाम से जाना जाता है। तो समझ गए ना, स्त्री केसर के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, वर्तिकाग्र कहा जाता है। और सबसे निचले भाग जो है किसके साथ जुड़े रहते हैं, ये अंडाशय के साथ जुड़े रहते हैं। सबसे निचले भाग किसके साथ जुड़े रहते हैं, अंडाशय के साथ जुड़े। और ये सभी जो है पुष्पासन के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे परागन के बारे में। इसके बारे में परागन। जब किसी कारणवश, उसमें कई कारण हम आपको कारण आगे बताएंगे। जब किसी कारणवश परागकोश से परागकण, जब किसी कारणवश परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो इस क्रिया को परागन के नाम से जाना जाता है। एक बार और क्लियर करते हैं इसको। जब किसी कारणवश परागकोश से परागकण जनांग के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो इस क्रिया को परागन कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए, अब निषेचन, दो शब्द आते हैं यहाँ पे। एक आते हैं परागन और दूसरा आते हैं निषेचन। तो परागन की क्रिया कहाँ होती है, वर्तिकाग्र पे। बोलिए, परागन की क्रिया कहाँ होती है, वर्तिकाग्र पे। अब आता है निषेचन। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, ओवरी में, मतलब अंडाशय में। और यहाँ से जो है इस वर्तिका के सहारे जो है कहाँ पहुँचते हैं, अंडाशय में पहुँचते हैं। कौन कौन, परागकण और वर्तिकाग्र कहाँ पहुँचते हैं, अंडाशय में। तो यहाँ अंडाशय में जो है निषेचन की क्रिया होती है। दोनों में संलयन होती है और निषेचन की क्रिया होती है, जिसके उपरांत बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है जी। इसी के उपरांत जो है फल बनता है और फल में जो है बीज। एक बार इसको क्या करते हैं, क्लियर। जब किसी कारणवश परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को परागन कहा जाता है। और ये परागकण जो है, ये परागकण वर्तिकाग्र और परागकण दोनों जो है अंडाशय में पहुंचता है। तो अंडाशय में संलयन के फलस्वरूप क्या बनता है, निषेचन की क्रिया होती है और फल बनता है। और उसी फल में जो है क्या होता है, बीज का निर्माण। और इस तरह से उस बीज से पुनः जो है फूल की प्राप्ति, पेड़ की प्राप्ति होती है, नहीं पौधे की प्राप्ति होती है। और जो है क्या होता है, फिर से पुनः फूल लगते हैं। और यह चक्र जो है क्या होता है, चलता। क्लियर हो गया सबको, सब समझ गए इस बात को।